गुड मॉर्निंग गाइज। दोस्तों आज आप लोगों का स्वागत है हम लोग का PYQ सेशन में। हम लोगों ने पिछले क्लास में करंट अफेयर्स का किया था, तो इसी तरह हम लोग एक दिन क्या करेंगे ना, एक दिन करंट अफेयर्स का करेंगे और एक दिन हम लोग PYQ का करेंगे। करंट अफेयर्स का बता दिया था कैसे करना, PYQ का कैसे करना है कि PYQ में हम लोग हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। अब मान के चलिए कि जैसे कि अगर आज जैसे हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया, तो अब ये जो भी टॉपिक का क्वेश्चन होगा इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक। इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के बाद क्या करेंगे, इस टॉपिक को समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ काम ख़त्म नहीं होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अब शुरू होता है। आप लोगों को क्या करना है ना कि आप लोगों को जाकर इसका जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, इसका जो कमेंट बॉक्स में वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, PDF दिया हुआ रहेगा, लिंक, ठीक है। आप लोगों को उस लिंक को ओपन करना है और PDF को खोलना है और वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी कंटेंट से क्वेश्चन आएगा। लगभग आप लोगों को 85% क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग जब सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद ठीक उसके नीचे आंसर का भी लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप लोगों को आंसर का लिंक खोल के मैच करना, आप लोग कितना सही कर पाए और कितना नहीं कर पाए, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं। इस तरह से आप लोगों का जितना PYQ के लगभग सब अच्छे से क्लियर कट तरीके से कवर होता रहेगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब सीधा शुरू करते हैं। और आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो वो भी देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहाँ से है? ये मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। ये कहाँ से है? ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। समझ में आ गया? ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। अब ये जो मॉडर्न हिस्ट्री से है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। अब बोल रहा है कि दोस्तों देखिए 2025 में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। यहाँ पर बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो इनमें से ये सारे ऑप्शन दिए हुए गए। पहला बाइकॉट ऑफ लो कोट्स ऑन फॉरेन क्लोथ्स, दूसरा में दिया हुआ ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, तीसरा में दिया हुआ रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ओनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, और चौथा में दिया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। तो जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना, इन सब में से कौन सा सही है? हो सकता है आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, लेकिन ध्यान रहिए, जब आप लोग बस क्लास को अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को ये भी क्वेश्चन बना पाइएगा और इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बना पाइएगा, ठीक। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे जान लीजिए, अब आप लोगों को क्या करना है कि अब आप लोगों को क्लास ठीक से ध्यान से देखना है, ठीक। चलिए अच्छा, ऐसा मैंने अगर मैं नॉन कोऑपरेशन पढ़ाऊँगा तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉन कोऑपरेशन पढ़ा दीजिए, पूरा अच्छा से बैकग्राउंड से पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो बैकग्राउंड से पढ़ाने के बाद आप लोग क्या होगा, पूरा क्लैरिटी समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन क्या था, क्या हुआ था, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जर्मनी था वो ब्रिटिशर्स को बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि पीट रहे थे, मार रहे थे। तो वो जो ब्रिटिशर्स थे तो वो फिर क्या चाहते थे कि आर्मी चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी हो। तो उस समय इंडिया से जितने भी कॉलोनियल थे सबसे आर्मी चाहते थे, तो हमारे इंडिया से भी वो आर्मी ले जाने लगे, ठीक है। और उन लोगों ने कहा कि आर्मी ले जा रहे, इसके बदले में जब वर्ल्ड वार ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों को स्वराज का अधिकार दिया जाएगा, ये उन लोगों का कहना था, ठीक। समझ में आ गया? तो देखिए 1914 से 18 तक में चला था, लेकिन 1915 में उन लोगों ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट क्यों पास किया, इस एक्ट का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए ये एक्ट क्या था ना, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रही थी, ठीक है। और अरेस्ट भी किया जा सकता था, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था या बिना ट्रायल के, मतलब आप लोग को पूछा या बताया नहीं जाएगा क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। फिर उसके बाद जो कि
प्रेस था, उसमें सेंसरशिप भी अलाउ कर सकती थी गवर्नमेंट। तो इसमें से टारगेट किसको किया जा रहा था कि नेशनलिस्ट जो रिवॉल्यूशन करते थे, जो मतलब कि रिवोल्यूशनरीज थे, उनको टारगेट किया जा रहा था। ठीक है, तो ये क्यों बनाया था 1915 में? देखिए आर्मीज तो सब जा रही थी, हो सकता है कि उन्हें डर था कि बहुत सारे जो कि नेशनलिस्ट है वो आवाज़ उठा दे इसके खिलाफ़ कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसीलिए वो किसी को भी जेल में डाल सकते थे, इसलिए ये कानून बनाना जरूरी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज़ देखिए, ये ड्यूरेशन कब का था? ये जो ड्यूरेशन था दोस्तों वो था 1915 से 1919 के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अब तो वार ख़त्म हो गया, 1918 में जो वार ख़त्म हुआ था लगभग अब ख़त्म हो गया, तो ये एक्ट भी अब लैप्स कर गया। तो इन लोगों को लगा कि अब तो ब्रिटिश जो प्रॉमिस किए थे वो तो देना नहीं चाह रही थी, समझ में आ रहा है ना। अब जो वो प्रॉमिस की थी ये दे देंगे वो दे देंगे, वो तो देना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके लिए वो तो जो एक्ट था वो भी तो ख़त्म हो गया। अब उस एक्ट के बदले में फिर ब्रिटिशर्स को वो एक्ट कायम रखना चाहते थे ताकि कोई आवाज़ या आंदोलन ना कर पाए। तो उसके लिए फिर उन्होंने एक एक्ट बनाया दोस्तों। ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया कि एक एक्ट बनाया, और जिस एक्ट का नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। क्या नाम दिया गया दोस्तों? रॉलेट एक्ट दिया गया 1919 में। ठीक है, ये क्या क्या कंटिन्यूअस था ऑफ वार टाइम पावर्स, यानी कि ये जो 1915 तक का था ये पावर दे रहा था रॉलेट एक्ट को, समझ में आ रहा है ना। 1915 था, रॉलेट एक्ट को पावर दे रहा था। फियर था उन लोगों के मन में, डर था ब्रिटिशर्स के मन में कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे, जो गदर मूवमेंट, बंगाल रिवोल्यूशनरी की मतलब उन लोग जो बिलीव दिलाए थे कि आप लोगों को स्वराज मिल सकता है, कहीं ये ज़्यादा आंदोलन भड़का ना दे जिसके तहत उन लोग का जो रूल था उसके लिए वो थ्रेट बन सकता था, इसीलिए 1919 का रॉलेट एक्ट। अच्छा, ये जो 1919 का रॉलेट एक्ट है इसमें क्या क्या दिया गया हो आप ये समझ लीजिए। बेसिकली जो कि 1915 में दिया गया था पावर गवर्नमेंट को यानी ब्रिटिशर्स को, ठीक है, वो 1919 में दिया गया। ठीक, 1919 में वही सेम पावर दिया गया लगभग। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, डेट थोड़ा याद रखिए। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 18 मार्च 1919 को। ठीक, 18 मार्च यानी मार्च के महीने 1919 को पास हुआ। ठीक, और एक घटना घट गई। कौन सी घटना घट गई? अब 13 अप्रैल 1919 को एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पंजाब का सिचुएशन आप लोगों को बताया ना कि जगह जगह में आंदोलन हो रहे थे। तो देखिए जो पंजाब के लीडर्स थे, एक सैफुद्दीन थे और एक सत्यपाल थे। तो इन दोनों को जो मतलब अग्रेसिव आंदोलन कर रहे थे। अच्छा, 1919 के जो रॉलेट एक्ट है इसके खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, और सब जगह आंदोलन, थोड़ी बहुत में आंदोलन किया जा रहा था। ठीक, समझ में आ गया। तो आंदोलन कर रहे थे तो इन दोनों को उठा के जेल में डाल दिया गया। ठीक, तो अब लोगों में क्या हुआ? अब लोग तो ऐसे ही नाराज़ हो गए। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ पे जो 13 अप्रैल था ना, 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन होता है पंजाब में, जो कि वहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, वहाँ पे मेला लगाया जाता है हर एक साल यानी त्यौहार में। तो हुआ क्या कि अब जो क्राउड थी वो जालियांवाला बाग, जो कि वहाँ पे एक जगह है गोल्डन टेम्पल के पास में, वहाँ आई। और बहुत कुछ लोग मेला देखने आए और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए। जो रॉलेट एक्ट और अरेस्ट कर दिया गया था इन लोगों को, नेताओं को, वो देखने आए। ठीक है, तो जनरल डायर जो उन लोगों के तरफ से पुलिस लेके पहुंचते हैं वहाँ पे, ट्रूप्स लेके जो कि पहुंचते हैं, जनरल डायर, उन्होंने क्या किया ना कि वार्निंग उन्हें लगा कि ये लोग प्रोटेस्ट करने आए, इतने सारे लोग सारे प्रोटेस्ट करने आए। तो उनने क्या किया ना कि बिना वार्निंग के उनने बंदूक चला दिया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। और भागने का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भागने का वैसा कुछ खास रास्ता था नहीं, तो जिससे बहुत सारे लोग इधर उधर चल के मार गए। ठीक है, तो अब कैजुअल्टीज़ मौत कितनी हुई? तो जो कि ब्रिटिश फिगर है वो बोलते हैं कि 380 मारे गए और 1200 लगभग घायल हुए। लेकिन जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि 1000 से ज़्यादा आदमी मारे गए थे। ठीक, समझ में आ गया। अब आप लोग समझ में आते जाइए कि पहले आप लोगों को नोटिस किए होंगे कि 1915 हुआ वर्ल्ड वार के टाइम। ठीक है, 1915 लैप्स कर गया 1918 में।
ठीक है ना, 1918 में। तो ब्रिटिशर से डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि हो सकता है वो एक्ट नहीं होगा तो लोग आवाज़ उठा देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए फिर 1919 को इन्हें रॉलेट एक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट में जगह जगह में आंदोलन हो रहा था, और मेन हिंसा कहाँ पे हो गई? पंजाब में हो गई, जालियांवाला बाग में। क्यों हो गई? क्योंकि उनके नेता को अरेस्ट कर दिया गया। कुछ लोग वहाँ पे फेस्टिवल मनाने आए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे कि ये गलत है रॉलेट एक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये हो गया। तो अब देखिए, अब पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। क्यों? क्योंकि ऐसा होने के बाद जाहिर सी बात है अफरा तफरी मच जाएगी। तो अब क्या हुआ कि अब देखिए, अब होता है आपका नन कोऑपरेशन का शुरुआत। इससे पहले गांधी जी भी थोड़े मोड़े छोटे छोटे आंदोलन कर रहे थे, जैसे सत्याग्रह वगैरह। तो अब क्या करते हैं कि गांधी जी भी अब ये 1920 की बात है, दिसंबर में कांग्रेस ने अप्रूव किया, कांग्रेस पार्टी ने, कि अब हम लोग नॉन कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और इसे लॉन्च कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा कि अब ये हम लोग नॉन कोऑपरेशन करेंगे। क्यों? रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, जो कि और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, लेकिन इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया पूरे देश में मास। इससे पहले याद रखिएगा, इससे पहले कोई भी ऐसा मास मूवमेंट नहीं था। ठीक है, मतलब जगह जगह में आंदोलन हो रहे थे। अगर नॉन कोऑपरेशन के बारे में तो ये आप लोग बोल सकते हैं कि पहला ये मास मूवमेंट था जो कि पूरा देश ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, तो 1921 में ये पूरे इंडिया में कर दिया गया। ठीक है, लॉन्च कर दिया गया। अब गांधी जी ने क्या बोला कि गांधी जी ने बोला कि बाइकआउट करो। क्या बाइकआउट करो? मतलब कि यूज मत करो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, फॉरेन गुड्स का, लॉ कोर्ट्स का, स्कूल्स का, टाइटल्स का बिल्डिंग, नेशनल, मतलब जितने भी चीज़ें, कि अपना स्वदेशी यूज करो और उन लोगों को कोई कोऑपरेट नहीं करो। ठीक है, तो इसीलिए नॉन कोऑपरेशन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या है, कि स्वराज अचीव करना है। फिर अच्छा, एक चीज़ वो हमेशा करते थे, नॉन वायलेंस रखना, कि जो भी ये एक्ट है वो नॉन वायलेंस रहेगा। ठीक है, कि ठीक है, और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को बाइकआउट करना। फिर उसके बाद जितने भी टाइटल्स और ऑनर्स दिए गए उसे रिटर्न कर दो, बिल्ड नेशनल अल्टरनेटिव्स। फिर उसके बाद पंचायत का, मतलब कोर्ट वगैरह मत जाया करो, पंचायत में ही डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन कर दिया करो। नेशनल स्कूल को प्रमोट करो, खादी कपड़ा पहनो, अपने आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने बोली। ठीक है, अब ये आंदोलन शुरू हो गया। ठीक, अब ये आंदोलन शुरू ही हुआ था। फिर उसके बाद एक और कांड हो गया। अब कहाँ कांड हुआ? देखिए, यूपी में एक जगह है गोरखपुर का एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा। तो अब 4 फरवरी 1922 का बात है कि वहाँ पे जो विलेजर्स थे वो नॉन कोऑपरेशन में मूवमेंट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, जो लिकर शॉप का जो प्राइस था उसके खिलाफ, हालांकि नॉन कोऑपरेशन में ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब क्या हुआ? अब जो कि एंग्री प्रोटेस्टर थे वो पुलिस स्टेशन में अटैक कर दिए। ठीक है, और उसमें से क्या हुआ, वहाँ जो पुलिस स्टेशन था 22 पुलिस वाले मारे गए। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट रोकने की ज़रूरत की और हिंसा हो गई, मतलब धक्का मुक्की में पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया और लोगों ने क्या किया, पुलिस वाले को मारा। लगभग 22 पुलिस वाले मर गए और पुलिस स्टेशन को भी शायद जला दिया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब क्या किया ना, अब जब इतना बड़ा हिंसा हो गया तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने तुरंत नॉन कोऑपरेशन को है कि इसको बंद कर दिया। कि और गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि इंडियंस जो हम लोग थे वो अभी इतना बड़ा कोऑपरेशन के लिए, मतलब इतना बड़ा मूवमेंट के लिए शायद तैयार नहीं है। दोस्तों सवाल यहाँ से बन सकता है गांधी जी ने क्यों किया? अगर नॉन कोऑपरेशन चल रहा था, अगर मर भी जा रहा था तो क्यों किया? तो देखिए, सबसे पहले कि गांधी जी सस्पेंड कर दिए। ठीक है, कि उनका कहना था कि जो कि अहिंसा है वो फ्रीडम का सोल है। ठीक है, अगर अहिंसा होगा तभी हम लोग फ्रीडम ले पाएंगे। और वायलेंस इतना बड़ा हो गया कि ये अहिंसा के प्रिंसिपल को तोड़ दिया। उसके बाद कि पीपल नॉट रेडी फॉर डिसिप्लिन, पीपल डिसिप्लिन को समझ नहीं रहे, मतलब जो मन कर रहा है सो कर रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मासेस वर नॉट येट ट्रेन टू मेंटेन नॉन वायलेंस इन अ नेशन वाइड स्ट्रगल। ठीक है, तो और फॉर मोरल हाई ग्राउंड थे। फिर उसके बाद और एक चीज़ हो सकती थी कि देखिए, अब
कि अब क्या हो सकते थे कि लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि इंडियंस बहुत सारे बेकाबू हो गए, दुनिया में क्या छवि जा सकती है इसकी कि इंडियंस बेकाबू हो गए, इसलिए ब्रिटिशर्स का वहाँ पे रहना जरूरी है क्योंकि वो समझ नहीं रहे, ठीक है। और एक रियलिटी ये भी हो सकती थी दोस्तों कि गांधी जी, अच्छा थोड़ा सा इंडिया का उस समय का सिचुएशन आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा इंडिया का सिचुएशन समझ लेते हैं। देखिए उस समय इंडिया की हालत क्या थी, लगभग 40 से 45%, ठीक है, 45 मान लीजिए 45% प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, प्रिंसली स्टेट थे। अराउंड 5 और जितने बच गए थे वो सारे कहीं कहीं पे थोड़े मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग, पुर्तगाली थे, और ज़्यादातर लगभग 50% एरिया में ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। अब एक चीज़ समझिए, आर्मी तो उन्हीं के पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी, और ये जो प्रिंसली स्टेट है इसका भी रोल क्या था कि प्रिंसली स्टेट अपने इंटरनल मैटर खुद सॉल्व करे, मतलब वो डिसीजन लेने के लिए फ्री है, मतलब वो अपने स्टेट के अंदर जो भी करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन जो इंटरनेशनल यानी कि उनका आर्मी है वो ब्रिटिशर्स की बात मानेगी, ना कि प्रिंसली स्टेट्स की बात मानेगी, ठीक है। तो आर्मी तो ये भी हो सकता है गांधी जी को लगा हो कि अगर डायरेक्ट फाइट हो जाएगी तो शायद जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 1857 में भी इसी तरह हुआ था, 1764 में भी नहीं लड़ पाए थे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसलिए फिर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया, और आप लोग कोई सजेशन देना है तो दे सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ इसमें मिस्टेक है, चाहे अगर कुछ भी लग रहा है उस तरह का, तो सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। नया ही चैनल है तो। और हाँ दोस्तों, आप लोग एक काम कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में इसका जाके आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर कल करंट अफेयर्स की आएगी, फिर PYQ की आएगी, इस तरह आते रहेगी, ठीक। चलिए, थैंक्स दोस्तों।